हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। तो कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, आज क्या करना है? आज भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में जितने पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो हम सारे ही क्लास में कर लेंगे। बस फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना? फिर आगे शुरू करें, बट उससे पहले क्या करना है? आज का विचार, टुडेज थॉट लिखो। टुडेज थॉट आप भी लिखते हो क्या खुद का? है कोई ऐसा स्टूडेंट जो खुद का भी लिखता है घर पे अपनी डायरी में या कुछ कहीं पे भी? लिख लिया करो जो भी विचार मन में आए। एक दिन में एक चीज तो अच्छी सीखते होंगे। इस देखो, अगर हम डेली एक नई चीज सीखते हैं या एक नया विचार हमारे माइंड में आता है, तो 365 डेज के बाद 365 थॉट्स होंगे आपके पास, ठीक? तो कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी होगी सोचो। तो इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं, हम ओनली केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हम लाइफ को भी पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना? तो इसमें लिखो आज का, सक्सेस इज देयर, सक्सेस इज देयर, फेलियर इज वेयर। सही लिखा क्या भाई? ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक बार फेल हो गए। तो जब आप फेल होते हो ना, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की, आपने पढ़ाई की, ठीक, दिन रात आपने खूब मेहनत करी, बट फिर भी आप फेल हो गए। इसका मतलब भगवान ये चाहते हैं आप कुछ और बड़ा करो, तो उसके लिए रेडी हो जाओ। तो जहां पे फेलियर होता ना, वहां पे सक्सेस नहीं, बड़ी सक्सेस होती है, ठीक? जितनी ज्यादा बार फेल होता ना इंसान, उतना ही ऊपर जाता है फिर धीरे धीरे वो। क्योंकि जो फेल होने पे बार 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 ट्राई कर रहा है, उसमें इतना ज्यादा पेशेंस डेवलप हो जाता है, फिर उसको एक दिन ऐसा आएगा उसको कोई फेल ही नहीं कर सकता। समझे ना? तो इसलिए सक्सेस इज देयर, फेलियर इज वेयर। करें क्वेश्चन स्टार्ट? तो लिखो भैया क्वेश्चन, और इसमें लिखो, इफ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स लिख लो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन ए cylinder of ozone, in a cylinder of ozone is, in a cylinder of ozone is same as number of molecules of, number of molecules of oxygen present in 19.2 gram O2. Then find mass and volume of ozone at STP. ठीक है भाई, इसी पैटर्न के क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने बोला था एक और करेंगे, ठीक? ये उन सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो आपने कल किए थे। करो जल्दी से ट्राई। क्या करना है? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, उससे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ओजोन के, और फिर जितने ओजोन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है उतने ही ओजोन में एटम्स प्रेजेंट है। हो गया सोल्व? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए, क्या कितना आया भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 19.2 डिवाइड बाई 32, दैट इज इक्वल टू 0.6 मोल। इसका मतलब क्या है बोलो? 0.6 NaO2 मॉलिक्यूल्स। अब आप ये बताओ, जो आपका ओजोन का सिलेंडर है उसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन ओजोन सिलेंडर बताना कितने हैं भाई? भाई जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स उतने ही तो हैं, 0.6 Na है, यही लिखोगे। अब मेरी बात पे ध्यान देना, अब इधर देखो एक बार, आपको पता है 3 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन, क्या बोलेंगे? 1 O3 मॉलिक्यूल, 1 ओजोन मॉलिक्यूल, यही बोलेंगे ना, ठीक? फिर आप क्या बोलोगे? 1 ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट इन
1/3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और 0.6 Na किस में प्रेजेंट होंगे? बोलो भाई, 1/3 इंटू 0.6 Na, दैट इज इक्वल टू कितना आया? 0.2 Na ओजोन मॉलिक्यूल्स। ओजोन के मॉलिक्यूल आ गए अपने पास। अब क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन बताओ जल्दी से। 0.2 Na डिवाइड बाई Na। अच्छा, कभी है ना ये मिस्टेक मत कर देना कि ऑक्सीजन एटम आपको गिवन है, ऑक्सीजन एटम, बच्चे पता क्या मिस्टेक करते हैं भाई, 0.6 Na ऑक्सीजन एटम हो गए और उसी को Na से डिवाइड कर देते हैं। ओजोन का जो सिलेंडर है ना, उसमें पार्टिकल्स क्या है? ओजोन मॉलिक्यूल है, ठीक। उसमें ना पार्टिकल ऐसे मिलेंगे आपको, O3 O3 O3, ना कि ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में। तो ये पार्टिकल्स काउंट करने हैं आपको कितने हैं। तो ये पार्टिकल्स कितने आ गए? 0.2 Na, उसको डिवाइड करो Na से। समझे कि नहीं समझे? पक्का? तो कितना आएगा? 0.2 मोल आ गया। फिर इसके बाद मास बताओ कितना आ जाएगा? 0.2 इंटू ओजोन का मास कितना होता है? 48, दैट इज इक्वल टू 9.6 ग्राम। और ऐसे ही अगर आप वॉल्यूम काउंट करोगे 0.2 इंटू 22.4 लीटर एट एसटीपी। ठीक, कोई डाउट? सरदार जी समझ में नहीं आया? बता देता हूं दोबारा। क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला उसने? बोला नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन ओजोन सिलेंडर इज सेम एज नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 19.2 ग्राम O2। तो अगर आपको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का पता चल जाए, आप ओजोन में ऑक्सीजन के एटम बता देंगे, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लिए। ये तो कोई आसान है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, उससे कितने है? 0.6। तो 0.6 Na क्या हो गए? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो गए। अब हम क्या करेंगे? अब यहां पे आप लिखेंगे, देखो भाई, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O3 सिलेंडर कितने हैं? जितने उसके मॉलिक्यूल्स है। कितना? 0.6 Na है, ठीक। अब इसको डिवाइड मत कर देना Na से, क्योंकि ओजोन के सिलेंडर में कौन से पार्टिकल प्रेजेंट है? एटम या मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल। किसके? O3 के। तो अब आपको O3 के मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पता आपको? तो 3 ऑक्सीजन एटम एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। एक ऑक्सीजन एटम 1/3 ओजोन मॉलिक्यूल में होगा, 0.6 Na, 1/3 इंटू 0.6 Na मॉलिक्यूल्स में, ठीक। यानी 0.2 Na मॉलिक्यूल्स आ गए। तो मॉलिक्यूल्स आ गए ओजोन की, डिवाइड बाई Na कर दोगे, मोल्स आ जाएंगे। मास और वॉल्यूम फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। लिखा भाई? फिर आगे बढ़ जाए, लिख लिया तो सरदार जी पक्का? नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है भाई? और क्वेश्चन लिखो। इफ 1 mole of each gas H2, O2 and H2O2 and SO3 is present in a container, then find ratio of, पहला भाई मास ऑफ ईच गैस, ठीक है। दूसरा है आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैस, है ना। रेशो ऑफ एटम्स का रेशो फाइंड आउट करना है। फोर्थ इज वॉल्यूम ऑफ ईच गैस। नहीं, वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम का रेशो यहां पे फाइंड आउट करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो कंटेनर का वॉल्यूम है ना, वो पूरा ही क्या करेंगे, वो गैस का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ले। मतलब जो कंटेनर का वॉल्यूम है ना, तो हर एक गैस वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। जैसे ये रूम है, मान लीजिए मैं बोल दूं इस रूम की कैपेसिटी है भाई 5 मीटर क्यूब, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। या ऐसे बोल दो 5000 लीटर है इस रूम की वॉल्यूम। तो इसमें तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, N2 भी प्रेजेंट है, हीलियम भी प्रेजेंट है। ऐसा थोड़ा कि ओजोन यहाँ पे कॉर्नर में, ऑक्सीजन कॉर्नर में बैठी है बस 2000 लीटर में, और नाइट्रोजन बैठी है 2500 लीटर में। ऐसा थोड़ा ही है भाई, पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा ना उन्होंने, ठीक है ना। ऐसा बोलेंगे ना, बोलो कोई डाउट है क्या? समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा बोल सकते हैं। वॉल्यूम का रेशो बेसिक फाइंड आउट मत करो। तो अब बताओ, या इसमें ये पूछ सकता आपसे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑक्यूपाइड बाय ईच गैस। वैसे वॉल्यूम ऑफ गैस तो आप क्या बोलेंगे? पूरा ही बोलेंगे ना, लेकिन वॉल्यूम एक गैस के मॉलिक्यूल ने कितना ऑक्यूपाई कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे फिर आ जाएगा वो, ठीक।
वॉल्यूम ऑफ ईच गैस। जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था ना, आपको याद हो, 0.56% वाला। मैंने बोला था भाई 1 लीटर मिक्सचर में कितने मोल्स होंगे, तो हम ये बोल रहे थे ना कि 100 लीटर में 0.56 लीटर एक्स गैस ऑक्यूपाई करेगी। एक्चुअल में वॉल्यूम तो गैस पूरा, वॉल्यूम तो ना गैस का पूरा कंटेनर वाला वॉल्यूम होगा अगर सही देखा जाए तो, बट वो क्वेश्चन ही ऐसे फ्रेम किया गया है। उस क्वेश्चन में ना एग्जामिनर तो बिल्कुल सही लिखेगा, अज्यूम करो कि ये गैस 0.56% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही एक्स गैस मिक्सर में, तो बताओ 1 लीटर में इसका वॉल्यूम कितना होगा, मोल्स कितने होंगे एसटीपी पे, ऐसा मानना पड़ेगा। वही बात है, समझे कि नहीं समझे? बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ऐसे। तो इसमें देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स किसका, H2O2 और SO3 का, तीनों का एक एक मोल है। ठीक, मास बताओ भाई, मास का रेशो क्या आएगा? H2 का 2:32:80, कैंसिल करोगे 1:16:40, ये मास का रेशो आ गया। मॉलिक्यूल्स का क्या आएगा भाई? Na, इसमें भी Na मॉलिक्यूल्स होंगे भाई, एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होंगे, सब में एक एक मोल है तो सब में Na हो गया, 1:1:1 आ जाएगा। एटम्स बताओ, 2Na:4Na, वेरी गुड। Na कैंसिल हो जाएगा, 1:1:2 आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ ईच गैस एट एसटीपी, ये पूछ लें कितना ऑक्यूपाई कर सकती है, तो आप क्या बोलेंगे? अरे 22.4 लीटर, 22.4, 1:1:1। बोलो, कोई डाउट है? समझे कि नहीं समझे? ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। और करोगे? नेक्स्ट आगे बढ़े भाई, कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चन आराम से। अब इसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट है इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम SO2 की बजाय यहां लिख लो आप, हीलियम लिख लिया, एक लिख लो O2 एंड SO2 are 1, 2 and 4 respectively। ठीक है भाई, then find ratio of पहला आएगा आपका molecules of each gas। ठीक है भाई, दूसरा एटम्स का रेशो फाइंड आउट करना है, तीसरा मास का रेशो फाइंड आउट करना है, और चौथा वॉल्यूम एट एसटीपी। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बोलो भाई जल्दी से, क्या आएगा रेशो? अरे बहुत वैसा ही क्वेश्चन है यार भाई। सबसे पहले मोल्स लिख लो कितने दिए हैं। हीलियम है, O2 है और SO2 है। ठीक, 1:2:4 है। तो अब मॉलिक्यूल्स का रेशो आपको बताना है। इसके तो कितने हो जाएंगे? Na, इसके 2Na, इसके 4Na, यानी जो मोल्स का रेशो आएगा वही तो मॉलिक्यूल्स का रेशो आएगा। यानी 1:2:4 आया कि नहीं आया? फिर एटम्स का रेशो फाइंड आउट करो। बोलो भाई, एटम्स का क्या आएगा? Na एटम्स होंगे Na मॉलिक्यूल्स में हीलियम के, क्योंकि एक ही एटम होता है हीलियम में। तो समझ आ रहा है? वेरी गुड। और ऑक्सीजन में देखो 2Na मॉलिक्यूल्स है। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो 2Na मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा? 4Na। सिमिलरली मुझे ये बताओ, SO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 3 एटम्स है, तो 4Na मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे? 3 × 4 यानी 12Na। कितना आया भाई? 1:4:12। शेखर समझ में आ रहा ना? पक्का? वेरी गुड। मास का रेशियो बताओ। हीलियम के 1 मोल का मास 4 ग्राम होता है, ऑक्सीजन के 2 मोल का मास 64 ग्राम होता है, और SO2 का 64 4 जा 4। ऐसे ही लिख लो ना, ऐसे लिख दो ना, तो 4 से डिवाइड कर दो सबको,
1:16:64, ये रेशो आ जाएगा मास का। वॉल्यूम एट एसटीपी, अरे वॉल्यूम इसका 1 मोल का 22.4 लीटर, इसका कितना आएगा 2 × 22.4 लीटर, और उसका कितने 4 मोल से 4 × 22.4 लीटर। ठीक, तो अब बताओ क्या आ गया रेशो 1:2:4। जो मोल्स का रेशो वही तो वॉल्यूम का रेशो आएगा। समझे कि नहीं समझे? कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान करेंगे, हर पैटर्न का करेंगे। ठीक, आगे बढ़ जाए फिर और इजी क्वेश्चन करें। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन और इसी पैटर्न में, इफ इक्वल masses of helium, methane and SO2 are given at STP, then find ratio of their पहला है भाई मोल्स, स्मॉल एन लिख दूं इसको, समझ जाओगे, रेशो ऑफ दियर मोल्स। दूसरा नेक्स्ट है भाई मोलिक्यूल्स। तीसरा है भाई एटम्स का रेशो, एंड फोर्थ वन इज वॉल्यूम का रेशो। तो बताओ जल्दी से क्या आएगा? मास सेम है इस बार, तो आप कंसीडर कर लेना। रेशो ऑफ मास ऑफ ईच गैस इज सेम। हाँ, मोल्स का, मोलिक्यूल्स का और एटम्स का और वॉल्यूम का रेशो बताना। अच्छा, मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि देखो आप जब रिस्पॉन्स करते हैं ना तो मैं फिर चलता रहता हूं। कहीं भी आपको लगे ना स्पीड ज्यादा होगी, जैसे सरदार जी ने बोल दिया सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैंने पूरा रिपीट किया ना, तो कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा होता है तो मैं रिपीट कर दूंगा, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो अपने खुद बैक करके देख लेंगे। ठीक है भाई, समझ आ रही ना बात? करें स्टार्ट फिर। सबसे पहले मास सबका क्या दे रखा है? सेम दे रखा। क्या मान ले, 1 ग्राम मान लो ना, या एक m मान लो, एक ही बात है, x मान लो, कुछ भी मान लो, मैं 1 मान लेता हूं। बच्चे पता क्या, ये x और y के चक्कर में पड़े रहते हैं। मैं कभी भी नहीं मानता ये x और y, 1 मानो ना आप, सबसे आसान। ठीक है, जब कभी भी परसेंटेज की बात होती है तो परसेंटेज भी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि x होगा और उसमें से इतना परसेंट। मैं नहीं मानता x, मैं सीधा 100 मान लेता हूं। 100 में से आसान हो जाता है। मान लीजिए आपको बोला किसी चीज का 5%, भाई अगर टोटल 100 माना तो 5 हो गया ना सीधा। क्यों x और y मानने हैं? सिंपल, कैलकुलेट, इजी। अपना ना वर्कलोड कम करो, स्मार्टनेस के साथ काम करो। तो मास, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो बताओ क्या आएगा? 1 डिवाइड बाई इसका मोलर मास 4 है, इसका 60, 1/16, इसका 1/64। तो बताओ भाई रेशियो क्या आ गया? एलसीएम क्या लोगे आप? 64 एलसीएम ले लिया, 64 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, यह आ गया 16:4:1। और जो मोल्स का रेशियो आएगा ना वही मॉलिक्यूल्स का रेशियो आता है और वही वॉल्यूम का रेशियो आता है, ये हमेशा ध्यान रखो। तो मैं सीधा लिख दूं इस बार 16:4:1। दोबारा बोलूं? अरे क्योंकि आप क्या करते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, तो सबका Na कैंसिल हो जाएगा ना, जो मोल्स का रेशियो वही मॉलिक्यूल्स का रेशियो आएगा। और वॉल्यूम में भी क्या करते हो, नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई करते हो, हर जगह वो कैंसिल हो जाएगा, जो मोल्स का रेशियो वही वॉल्यूम का रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एटम्स का रेशियो बताओ। अब मॉलिक्यूल्स का रेशियो 16 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, 16 इंटू 1, 16 इंटू Na कर दो, यही मान लो ना उसके 16 मॉलिक्यूल्स है, मान लेते हैं। अरे रेशियो आ रहा है, आप 16 मान लो या उसको 16 Na करो, मॉलिक्यूल्स को क्या फर्क पड़ रहा है? तो अब एक बात बताओ, इसके एक मॉलिक्यूल में एक एटम है हीलियम का, ठीक, तो इसके 16 मॉलिक्यूल में 16 ही होगा, Na भी क्यों लिखना है? और इसका कितना होगा, CH4 4 इंटू 5, और इसका 1 मॉलिक्यूल है तो इंटू में 3, ये आ जाएगा 16:20:3।
फिर नेक्स्ट देखो वॉल्यूम का रेशो, जो मोल्स का रेशो होता है वही, अरे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो 16:4:1। बोलो कोई डाउट है क्या? समझ गए भाई? किसी को दोबारा करना है? आपने ऐसे ही किया जैसे मैंने बताया, सब किसने किया कि मोल्स का रेशो वही मॉलिक्यूल्स का है, सबने। अरे फिर क्या दिक्कत है, मैं तो आगे बढ़ जाता हूं और क्वेश्चन करते हैं, इसका क्या करें फिर? हो गया, नोट हो गया ना? नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, पहला ऑप्शन आपका है 27 ग्राम एल्यूमिनियम। ठीक, सेकंड ऑप्शन है 56 ग्राम आयरन। थर्ड ऑप्शन है 108 ग्राम Ag। फोर्थ ऑप्शन है 24 ग्राम कार्बन। मास नंबर लिखूं ब्रैकेट में? मोलर मास 27 ग्राम पर मोल, मोलर मास 56 ग्राम पर मोल। किस किस का आ गया फोर्थ? सबका आ गया क्या? अरे फिर मैं क्यों बिजी हो रहा हूं यार? 108 ग्राम पर मोल। चलो अब लिख दिया तो लिख दिया। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है ना IIT एडवांस का है, ऐसा क्वेश्चन 20 ये नहीं हो सकता। आते थे भाई पहले ऐसे, एक आध क्वेश्चन आता है बिल्कुल लॉलीपॉप, हर एग्जाम में आता है। आप ये मान के चलो हर एग्जाम में 40% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसने ना ओनली केमिस्ट्री को टच किया हुआ वो सोल्व कर सकता है, बट पेशेंस के साथ करे। आप देखो ना आपके एग्जाम में कैसे आए थे, जैसे नीट 2022 का देखो, 21 का देखो, 2020 का देखो, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे सेकंड्स में सोल्व हो जाएंगे। एक लाइन जिसको पता हो वो सोल्व कर लेगा। ठीक, अब इसमें देखो कितने मोल्स, इसका कितना आएगा भाई? 1 इसके देखो 27/27 नंबर ऑफ मोल्स आ गया। 1 एटम्स कितने आएंगे? n एटम्स आया कि नहीं आया? इसका देखो 56 का नंबर ऑफ मोल्स 56 डिवाइड बाई 56 1 आ गया। n एटम्स आ जाएंगे इसमें भी। फिर इसमें 108 डिवाइड बाई 108 कितना आया है? n एटम्स आ गया। बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक, फिर इसके बाद 24 ग्राम कार्बन है इसमें, बताओ है 24 डिवाइड बाई 12 2 दैट इज 2 Na कार्बन एटम्स। आंसर कौन सा आ गया? फोर्थ आ गया। ये IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताओ भाई। ठीक है ना? अब नेक्स्ट करें इसके अलावा और। अब इसी में लिख रहा हूं मैं विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब उसी का पार्ट है ये क्वेश्चन। अगर 1 था तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन, इसमें भी आपको नंबर ऑफ एटम बताने ज्यादा किसमें है। ठीक, मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 ग्राम H2। दूसरा मेरा है 10 ग्राम, एक सेकेंड, 2 ग्राम H2 हो गया और 0.1 मोल O2 हो गया। थर्ड मैंने लिख दिया, थर्ड में लिख देता हूं भाई 6 × 10⁻24 मोल helium, and fourth one is 11.2 लीटर ऑफ 11.2 की बजाय आप 5.6 लीटर लिख लो। यहाँ पे 5.6 लीटर CO2 गैस एट STP। करो भाई सोल्व जल्दी से। मोल्स का बताना, ओ एटम्स का ऊपर एटम लिखा ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें होंगे, तो इसमें भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ही बताना है। करो जल्दी से, आ गया सबका? ठीक है, चलो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। तो इसमें देखो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे पहले, कितना 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। Na मोलिक्यूल्स आ गए और कितने एटम्स आ जाएंगे? 2 Na हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट सिमिलरली ये वाला करो 0.1 मोल। भाई 0.1 मोल में सीधा ही कर दोगे ना, कितना 0.1 Na
O2 मॉलिक्यूल्स और कितने ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे 2 इंटू 0.1 Na ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट वाला करो भाई, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। 6 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइड बाई मोल लिख दिया क्या? एटम्स लिख दो यहां पे, एटम्स लिख दो, ठीक है, ज्यादा ही लिख दिया कुछ। तो ये 10 मोल आ गया, दैट इज इक्वल टू 10 Na हीलियम एटम्स। इसीलिए आपने इतना जल्दी कर दिया है, चलो कोई बात नहीं। इसका देखो 5.6 डिवाइड बाई 22.4, ये 1/4 आएगा, तो आप इसको लिखोगे 0.25 मोल। तो 0.25 मोल दैट इज इक्वल टू 0.25 NaCO2 मॉलिक्यूल्स। तो यहां से आप कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू, बोलो 3 एटम होंगे ना ऑक्सीजन के, CO2 के एक मॉलिक्यूल में, 3 इंटू 0.25 Na दैट इज इक्वल टू 7.5 Na एटम्स। बताओ सबसे ज्यादा किसके आए? फिर भी थर्ड के आ रहे हैं, आंसर इज थर्ड। है ना इजी क्वेश्चन? आपको समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? आपको आया बेटा? कोई डाउट है कहीं पे भी? लास्ट वाले में कौन सा? ये वाला 0.75 आएगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डाउट नहीं, आप तो मेरी मिस्टेक बता रहे हो, थैंक यू। 0.75 आएगा, ठीक है भाई, हो गया सॉल्व, इजी है ना। नेक्स्ट और करोगे? एक और करो ऐसा ही क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, या नहीं ये लिख लो विच ऑफ द फॉलोइंग, वही लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इसमें भाई ऑप्शन 1 है आपका 1 ग्राम हाइड्रोजन, सेकंड है 1 ग्राम सोडियम, थर्ड है 1 ग्राम कार्बन, फोर्थ है 1 ग्राम एल्यूमिनियम। करो जल्दी से, बताओ क्या आएगा? आ गया? करें फिर? अच्छा एक काम कर दो, आपने ये कर लिया, साथ में और भी कर दो फिर आप। फाइंड विच, या वही विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई बोल रहा है थोड़ी कैलकुलेशन कराओ सर, आप बिल्कुल भी नहीं करवा रहे हो। 5 लीटर N2 एट STP, दूसरा है 0.5 ग्राम H2, तीसरा है भाई 10 ग्राम O2 एंड फोर्थ वन इज 15 लीटर H2 एट STP। ये भी नीट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये करेंगे अब आप, ठीक है भाई। फिर इसके बाद थोड़ा मैं इधर कर दूं, तब तक एक और कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये कर दो, बहुत हो गए इतने क्वेश्चन। मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन। अच्छा घर पे साथ के साथ आप क्वेश्चन तो सोल्व कर रहे हो ना? ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलूंगा तभी करोगे, जो टॉपिक होता जाए साथ के साथ क्वेश्चन सोल्व करते जाना लेक्चर के साथ साथ, ठीक। इसमें पहला आपका आ रहा है भाई 18 ml वाटर, दूसरा आपका आ रहा है 0.18 ग्राम वाटर, और थर्ड आपका आ रहा है 0.00224 लीटर वाटर वेपर्स एट STP, एंड फोर्थ वन इज 10 के पावर -3 मोल वाटर। कर लेंगे भाई, करो ये क्वेश्चन जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है, तीनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन हो गया भाई सोल्व, सबसे आसान है तो भाई। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो, कितना आया इसका 1/1,
1 मोल आ गया, यानी इसमें कितने एटम्स है, Na हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक। और सोडियम वाले में नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, 1/23, दैट इज 1/23 Na सोडियम एटम्स। बोलो कोई डाउट है क्या? सिमिलरली ये इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, 1/12 क्या आएगा, 1/12 Na कार्बन एटम्स। बोलो भाई कोई डाउट है क्या? और लास्ट वाले में 1/27 इज इक्वल टू 1/27 Na एल्यूमिनियम एटम्स। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, बताओ कौन सा आंसर आया? फर्स्ट आया ना। अच्छा एक बात पूछ लूं आपसे, आपको ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना कि जिसके सबसे भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा किसमें है, या ये बोलो सबसे कम किसमें है, फोर्थ वाले में। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसकी वैल्यू कम, तो फोर्थ वाले में सबसे कम, उससे ज्यादा सेकंड वाले में, थर्ड वाले में सबसे ज्यादा फर्स्ट वाले में। ऐसे कर सकते हैं। किस किस का सही था? सबका। अरे वेरी गुड। नेक्स्ट वाला करो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले तो इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो, 5/22.4 और कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, 5/22.4 इंटू Na, ये आ गया। इसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, 0.5 डिवाइड बाई 2 कितना आया भाई, 0.25 मोल्स आ गया। तो एक बात बताओ यार, हम मॉलिक्यूल्स क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? जिसके मोल्स ज्यादा उसी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा। इतना आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। समझे कि नहीं समझे भाई? आपको पता है भाई एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na ना, फिर चाहे H2O, चाहे O2 हो, चाहे CO2 का मोल हो, किसी का भी हो। समझे कि नहीं समझे? तो हम सीधा लिख सकते हैं बस मोल से ही, बट फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, है ना। आपको पेपर में इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं होती। हाँ एटम्स पूछेगा ना जब, तब आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे H2 में भाई एक मॉलिक्यूल में 2 ही एटम होते हैं, CO2 में 3 होते हैं, SO3 में 4 होते हैं, CH4 में 5 होते हैं। समझे कि नहीं समझे? कोई डाउट है क्या? तो मॉलिक्यूल्स में कोई दिक्कत नहीं, मॉलिक्यूल्स तो आप सीधा नंबर ऑफ मोल से बता सकते हैं। 10/32 आएगा इसका, तो इसके कितने आ जाएंगे, 10/32 को सोल्व करूं क्या, कितना आया, 5/16, 5/16, तो ये आ जाएगा अप्रोक्स 0.3 और 1, यानी 0.31 Na मॉलिक्यूल्स। ठीक, फिर इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, 15 डिवाइड बाई 22.4। इसको सोल्व करोगे अगर आप, 150 मान लो तो 132 होता है, अप्रोक्स 6 पे जाएगा, तो 0.6 मोल्स आ गए, यानी 0.6 Na मॉलिक्यूल्स। तो जिसके मोल्स ज्यादा है उसी के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। किसके सबसे ज्यादा बताओ, फोर्थ वाले के ही है, आंसर इज फोर्थ। किस किस का ठीक था? ये नीट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ क्लास में भी कर लेंगे, नीट, जेईई मेंस, IIT एडवांस के, ठीक है भाई। अब देखो पीछे वाला क्वेश्चन IIT वाला था, इतना इजी। नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन। किस किस का आंसर आ गया भाई? फर्स्ट आएगा पक्का, सबका बताऊं फिर मैं एक बार, मैं बता देता हूं ताकि ऑनलाइन वालों को भी समझ में आ जाएगा। पहला क्या आएगा, कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट सोल्व करो भाई। आप क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना, 1 ग्राम पर ml होता है। जब तक आपको वाटर वेपर ना दिया जाए वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। वो किसके लिए लगता है, वो गैसेस के लिए लगता है, STP पे। ठीक, तो वाटर अगर सिंपल लिखा, वाटर को आप लिक्विड कंसीडर करेंगे, ठीक, चाहे STP लिखा हो फिर बेशक। जब तक वाटर वेपर्स ना लिखे, जब तक आपको स्टीम ना लिख के दे, तब तक आप वाटर को गैस कंसीडर नहीं करेंगे। समझे कि नहीं समझे? फिर नेक्स्ट इसके बाद देखो, वॉल्यूम कितना है, बोलो भाई 18 ml। मास कितना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 18 ml आ गया, 18 ग्राम आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स 18 डिवाइड बाई 18, 1 मोल आ गया, यानी Na मॉलिक्यूल्स हो गए। पहला हो गया सोल्व। नेक्स्ट वाला देखो, दूसरे में नंबर ऑफ मोल्स, मास गिवन है 0.18 डिवाइड बाई 18 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.01। कितना आया भाई, 0.01 Na मॉलिक्यूल्स। वैसे मॉलिक्यूल्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मोल्स फाइंड आउट करो, जिसके मोल्स ज्यादा उसी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा। ठीक, थर्ड क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 0.0224 को 22.4 से डिवाइड कर दो। ऊपर लिख सकते हो 224 इंटू
10 की पावर -5, और नीचे लिख सकते हैं 224 इंटू 10 की पावर -1, तो 224 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे ऊपर 10 की पावर -5, नीचे 10 की पावर -1। लिखूं क्या? इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये देखो। अब बताओ कितना आ गया? 10 की पावर -4 आया कि नहीं आया? यानी आप बोल देंगे 10 की पावर -4 Na मॉलिक्यूल्स। और लास्ट क्या लिख देंगे भाई? जल्दी बोल दो अब तो। फोर्थ वाला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स दे रखे 10 की पावर -3, आप लिख दोगे 10 की पावर -3 Na मॉलिक्यूल्स है। ठीक, तो कौन सा आंसर आ गया? मैक्सिमम किस में आ रहे हैं? Na सबसे ज्यादा फर्स्ट में ही आ रहे हैं, तो फर्स्ट इज आंसर। किस किस का सही था ये नीट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिख लो इस पे। ठीक है भाई, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखो कर सकते हैं। अब इस पैटर्न के क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जाम पूछ चुका है, मतलब हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो एग्जामिनर हो सकता है ऐसे पूछ ले, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, वो भी कर लेंगे ना। जब हमने चारों ऑप्शन सोल्व कर दिए, फिर उसको कंपेयर करने में क्या जाता है? समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट आगे बढ़ जाए भाई। नेक्स्ट देखो फिर ये वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन करो। अब लिख लिया? द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, वॉल्यूम गिवन है, एट रूम टेम्परेचर इज। क्या बोला? लास्ट फर्स्ट आएगा, बताओ फिर। ठीक है, फर्स्ट किस किस का आ गया? करें भाई। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉल्यूम गिवन है, वाटर ड्रॉप का वॉल्यूम गिवन है। पहली बात तो ये लिक्विड हो गया। ठीक, तो अब आप क्या लिखेंगे भाई? डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है, अरे डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। वॉल्यूम देख लो कितना दे रखा है, 0.0018 ml। हाँ जी बोलो, क्या पूछा? यही मान के चलते हैं, अप्रोक्स इतनी ही रहती है ऑलमोस्ट, है ना। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ही लेनी है आपको, जब तक वो चेंज ना करके दे। यूनिवर्सल मान के चलेंगे ना, यूनिवर्सल 1 ग्राम पर ml ही लेते हैं। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? मास। मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी 1 है तो जितनी वॉल्यूम उतना ही मास, 0.018 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर दो। 0.0018 डिवाइड बाई 18 दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -4 मोल आया कि नहीं आया? तो आप क्या लिख सकते हो? 10 की पावर -4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 19 वाटर मॉलिक्यूल्स। किस किस का सही था भाई? ये सही था, वेरी गुड, आंसर इज 1। कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट करें फिर। अच्छा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप क्लास में कर रहे हो। अगर मैं पहले लिख दूंगा ना ये आईआईटी का क्वेश्चन, आप करेंगे ही नहीं, ट्राई नहीं करेंगे। इसलिए मैं कभी लिखता नहीं हूं पहले, क्योंकि कम से कम आप ट्राई तो करो। और ट्राई करने का बेनिफिट देखो, हर बच्चा कर रहा है। जितने भी क्वेश्चन आज हमने एग्जाम के किए, आप सबने किए या नहीं किए? और मैं अगर लिख देता ना नीट का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का क्वेश्चन, आईआईटी का क्वेश्चन है, आप टच भी नहीं करते। आप में से आधे से ज्यादा टच नहीं करते। ठीक, और जो टच करते वो वैसे ही घबरा जाते। ठीक, फिर रेशो आ जाता वही 10% सही करवाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो ये वाला 22.4 लीटर वाटर वेपर एट NTP व्हेन कंडेंस्ड टू वाटर ऑक्यूपाइज एन अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ, क्या आएगा? है बोलो भाई। डी आंसर आ गया, वेरी गुड यार। कैसे किया भाई? वॉल्यूम दिया एनटीपी पे, मोल्स फाइंड आउट कर लो, नंबर ऑफ मोल्स। एनटीपी और एसटीपी सेम ही मान लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स दे रखा है इस बार, तो इस बार वो फॉर्मूला लगा सकते हो आप। मैंने बोला कब लगाएंगे? जब वाटर वेपर्स दिया हो। वाटर गैस लिख के दे दे आप, वाटर गैस नहीं लिखेगा, वाटर गैस अलग चीज होती है। वाटर वेपर्स लिख दे या स्टीम लिख के दे दे। ठीक, तो इसमें 22.4 डिवाइड बाई 22.4 अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 मोल। तो मास ऑफ 1 मोल कितना आएगा? मास ऑफ 1 मोल यहां पे 1 इंटू 18 दैट इज 18 ग्राम, एंड वी नो डेंसिटी ऑफ वाटर इज
कितना कितना होता है? 18 ग्राम, सॉरी डेंसिटी लिख रहा हूं ना मैं, 1 ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी दैट इज इक्वल टू 18 ml। किस किस का सही था भाई? ये भी सभी आपको नहीं समझ में आया? समझ आया? सही हुआ नहीं ना? बस एक ही बच्चा, कोई बात नहीं, समझ तो आया ना? कोई दिक्कत नहीं है पक्का? बाकी किसी को प्रॉब्लम हो दोबारा एक्सप्लेन करूं भाई? दोबारा एक्सप्लेन करूं? शेखर वेरी गुड। अब देखो इस पे लिखो जेई मेंस, ये जेई मेंस में आया हुआ है। हो रहा है कि नहीं हो रहा सॉल्व? है क्या होगा? लेकिन मेरा इंटरेस्ट पता क्या है? मेरा इंटरेस्ट इस चीज में नहीं है ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, मेरा इंटरेस्ट अलग ही चलता है। मेरा इंटरेस्ट ये, इस क्वेश्चन को आगे एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है। ऐसे कैसा पूछेगा तो सब कर लेंगे, मैं कहूंगा एग्जामिनर को इससे पूछो आप असर्शन रीजन, इसी क्वेश्चन का असर्शन रीजन बन सकता है। बनाओ, लिखो फिर मेरे साथ साथ असर्शन लिखो भाई। असर्शन लिखना है 22.4 लीटर water vapors condensed to water vapors at STP condensed to when condensed to water occupy 18 ml वॉल्यूम। ठीक, सेकंड में लिख रहा हूं, रीजन में लिख रहा हूं डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। लिखो भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। अब इसका बताओ क्या आएगा? ऑप्शन ए है असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक, ऑप्शन बी है असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन सी है असर्शन करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट। ऑप्शन डी है असर्शन इनकरेक्ट, रीजन करेक्ट। क्या आंसर आएगा भाई? पहली बात, क्वेश्चन तो आपने सोल्व किया ही, ऊपर असर्शन करेक्ट है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, रीजन भी करेक्ट है क्या? बिल्कुल सही। अरे वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml तो होती है। और अब एक बात बताओ भाई, है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है? क्यों भाई? ये तो हमें पता है ना, 1 मोल की वॉल्यूम होती है एसटीपी पे 22.4 लीटर, और वाटर वेपर देखा, ये तो हमें पता है ना, ये तो बात सही है ना। और 1 मोल का मास कितना होता है? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम की वॉल्यूम कितनी होगी? डेंसिटी से कैलकुलेट करेंगे ना, और डेंसिटी उसने दी है, यही बात तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो रीजन एक्सप्लेन असर्शन। बोलो कोई डाउट है क्या? ये बोल नहीं समझ में आया यार सरदार जी? ये बोल रहा है कि मोल कंजर्व लिखा हुआ रहता है रीजन में तब सही। क्या लिखा रहता है? अगर मोल कंजर्व लिखा हुआ रहता है रीजन में तब सही। मोल कंजर्व्ड मतलब जितना मोल वाटर पेपर में होगा उतना मोल बनेगा अंदर। ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वाटर पेपर जब कंडेंस होगा तो मोल तो सर कंजर्व रहेगा ना, मोल में थोड़ी ना कोई चेंज आएगा। हाँ तो सर शायद ये वो बोल रहा है कि वहां पे रीजन में ये लिखा होगा, वो लिखा होना चाहिए ना, मोल कंजर्व रहेगा। बिल्कुल वो भी सही रीजन है, लेकिन वॉल्यूम के 18 ml कैसे आई? वो तो डेंसिटी ने एक्सप्लेन किया ना, वो तो अंडरस्टूड है ना भाई। मोल तो कंजर्व रहेगा। एक बात बताओ, मैंने 1 मोल वाटर लिया है, मैंने उसका आइस बना दिया, वो तो वाटर का तो 1 मोल ही रहेगा, तो 2 थोड़ा हो जाएगा, वो तो अंडरस्टूड है। साहिल समझे या नहीं समझे? सरदार जी समझ आया कि नहीं आया? कि वाटर का 1 मोल वेपर्स था, वेपर को आपने कंडेंस करके लिक्विड बना दिया, वो तो अभी भी 1 मोल रहेगा, बट उसकी वॉल्यूम 18 ml कैसे हुई कंडेंस करने पे? तो वो डेंसिटी से आई ना। 1 मोल का मास आपको पता, फिर डेंसिटी से कर लिया। कर लेंगे भाई। तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो गए सारे। और करें? और देखो नेक्स्ट देखो भाई, लिखो क्वेश्चन, लिखो फाइंड मास ऑफ फॉलोइंग। साथ की साथ करेंगे। सबसे पहला लिखो
1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा भाई? हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1 ग्राम पर मोल ना, यानी 1 मोल का मास 1 ग्राम है। 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? Na एटम्स, यानी Na एटम्स का मास कितना हो गया? 1 ग्राम। 1 एटम का कितना होगा? 1/Na। कितना सिंपल है, देखो मैं लिख देता हूं, देखो मोलर मास ऑफ, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं बस, बाकी आगे नहीं लिखूंगा भाई, हर बार आगे मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। एक समझ लो, भले ही इजी है, समझ लो। मास ऑफ 1 मोल दैट इज Na एटम्स कितना है भाई? 1 ग्राम है कि नहीं है? अरे हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड है ना, ठीक। तो Na हाइड्रोजन एटम का मास कितना आ गया? 1 ग्राम। मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कितना आएगा? 1 डिवाइड बाई, इधर जाएगा यूनिटरी मेथड है, 1/Na ग्राम्स। Na की वैल्यू लिख के आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे? अब दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 10 एटम ऑफ कार्बन, और कार्बन सिंपल लिखा जब आप कार्बन 12 मान के चलेंगे। तो अब एक बात बताओ, एक बार थोड़ा सा रुक जाओ, कर लेंगे यार, बाद में लिख लेना, आप समझ लो मेरे से एक बार। भाई आपको पता है कार्बन के 1 मोल का मास कितना होता है? 12, यानी Na एटम्स का मास कितना हुआ? 12 ग्राम ना। एक एटम का कितना होगा? 1/12/Na, ठीक। और 10 एटम का कितना होगा? 12/Na मल्टीप्लाई बाई 10। कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो कैसे लिख दोगे भाई? दोबारा बताऊं क्या, पूरा एक्सप्लेन करूं क्या, ऐसे ही लिखूं क्या? मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम इक्वल टू 12, दैट इज मास ऑफ Na एटम इज इक्वल टू 12। एक एटम का मास 12/Na, 10 का 10 इंटू करूं? अरे मास ऑफ 1 मोल यानी Na कार्बन एटम्स कितना बताना भाई? 12 ग्राम है कि नहीं है? एक कार्बन एटम का मास कितना आएगा भाई? 12/Na आएगा कि नहीं आएगा? और 10 कार्बन एटम का मास कितना आएगा बताना भाई? 12/Na इंटू में 10 ग्राम। यूनिटरी मेथड है ना। बच्चे पता क्या करते रहते हैं, 1 वो एटॉमिक 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है तो AMU की वैल्यू पुट करेंगे, ऐसे करते हो ना आप। जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं वैसा करने की। नेक्स्ट देखो भाई, थर्ड, 100 एटम्स ऑफ हीलियम। अब इस बार मैं सीधा आंसर बताऊंगा, बताओ भाई कितना होगा भाई? 4 ग्राम होता है, 4 ग्राम होता है हीलियम के 1 मोल का मास, यानी Na एटम्स का। एक एटम का कितना हो जाएगा? 4/Na ग्राम्स, और 100 का कितना हो जाएगा? इंटू में 100 कर देना। दोबारा बताऊं, समझ आ शेखर? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अब और करते हैं। आपको बोल दिया जाए 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 कितना आएगा भाई? अरे 1 मोल H2, 1 मोल H2 दैट इज Na मोलिक्यूल्स ऑफ H2 कितना मास होता है? 2 ग्राम। 1 मोलिक्यूल का बताना है भाई, 2/Na ग्राम। कर सकते हैं नहीं कर सकते? और क्वेश्चन करें? रुक जाओ, लिख लेना। आप वैसे ही बता दो मेरे को, बाद में लिख लेना। अब देखो 500 molecules of CO2 बताना भाई। भाई CO2 का मोलर मास होता है 44 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल का हो गया 44, यानी Na मोलिक्यूल्स का। तो 1 मोलिक्यूल का 44 डिवाइड बाई Na ग्राम। 500 का मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना, 500 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने ग्राम आ जाएगा। Na की वैल्यू आपको पता है, अगर कैलकुलेट भी कराए ना नीचे कर देना, 6 × 10⁻23। सोल ही तो करना भाई, समझे ना। फिर नेक्स्ट देखो, 6th 1 मोलिक्यूल ऑफ C60H122, इसका मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। कितना आएगा करें? हाँ 60 × 12 प्लस 122 × 1 7
42 आया क्या, देखना ये आया ना, तो ये कितना, एक मोल का मास 742 आएगा क्या, 12 6 नहीं 842 आएगा, 842 आ रहा होगा शायद, देखना सही है क्या, अरे 720 प्लस 122। अब यह है एक मोल का मास यानी एन मोलिक्यूल्स का मास, तो 1 मोलिक्यूल का मास कितना आएगा भाई, एन मोलिक्यूल्स का 842, तो एन से डिवाइड कर दो तो एक मोलिक्यूल का आ जाएगा। किसी को डाउट इसमें? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, एम्स का क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है, बस हो गया ना सोल्व, कर लेंगे, जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखो भाई, इफ 224 ml ऑफ ट्राई एटोमिक गैस हैज ए मास ऑफ 1 ग्राम एट 273 Kelvin and 1 atm pressure, then mass of one atom is, then mass of one atom is, है बोलो भाई, अरे ऑप्शन तो लिखने दे मेरे को, 8.23 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम, बी आएगा आपका 2.08 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम, और सी आएगा 5.53 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम, एंड डी इज 6.24 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। अच्छा, इस फॉर्मेट में पिछले क्वेश्चन जो हमने करे वो सोल्व कर लोगे ना आप? इसी फॉर्मेट में अगर करना हो आराम से कर सकते हो ना, तो ये सोल्व करो सबसे पहले, तो तब तक मैं साइड में एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, मेरा भी टाइम सेव हो जाएगा। एक क्वेश्चन रह गया था पीछे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CaCO3 contains 2.4 ग्राम ऑक्सीजन। करो भाई सोल्व, बाकी करवा दिए मैंने सारे। देखो हर वैरायटी क्वेश्चन हो गए आपके, है ना। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले इफ 224 ml ऑफ ट्राई एटोमिक गैस हैज ए मास ऑफ 1 ग्राम एट 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, देन मास ऑफ 1 एटम इज, तो कितना आ रहा भाई? देखो वॉल्यूम दे रखा गैस का 224, तो आप मोल्स फाइंड आउट कर सकते कि नहीं कर सकते? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, कितना आएगा? 224 डिवाइड बाई, बोलो भाई कितना, कितने से डिवाइड कर देंगे? पहले 10 की पावर माइनस 3 लिख लो इसको, नीचे 22.4 से, तो इसको सोल्व करो। 224 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 224 इंटू 10 की पावर माइनस 1, ये सोल्व हो जाएगा। 10 की पावर माइनस 2 आया कि नहीं आया? इतने मोल्स आ गए, यानी इतने मोल्स का मास 1 ग्राम है। ठीक, मास ऑफ 10 की पावर माइनस 2 मोल इज कितना? 1 ग्राम। तो आप लिखोगे मास ऑफ 1 मोल कितना आएगा भाई? 1 बाई 10 की पावर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक, और आपको पता ट्राई एटोमिक गैस है, यानी 3 एटम्स है उसमें, तो 3 ट्राई एटोमिक गैस अगर है, आप क्या बोलेंगे सबसे पहले? बोलो भाई मास ऑफ एन, इसमें ट्राई एटोमिक ये X3 होगी ऐसे, ठीक, X3 मान लो। मास ऑफ 3Na X एटम लिख सकता हूं, लिख सकता? अरे इतने तो X एटम होंगे एक मोल में, नहीं समझे? एक सेकेंड, ऐसे लिख लो, दोबारा लिख देता हूं। मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया था, मुझे लगा आप समझ जाओगे। 1 मोल इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? Na X3 मोलिक्यूल्स, सही है भाई। और एटम्स कितने लिख दोगे? 3Na एटम्स, 3Na X एटम्स। बोलो कोई डाउट है क्या? समझे कि नहीं समझे? इसका मास कितना है? 100 ग्राम है।
तो आपको पता 3NaX एटम्स का मास 100 ग्राम है, तो मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एक्स एटम कितना आएगा भाई? 100/3Na। अब मैं सोल्व करूं क्या इसको? 100/3 इंटू 6 इंटू 10⁻23, यानी 100/18 करोगे कितना आएगा? 5.5, और ये 10⁻23 ऊपर जाएगा 10⁻⁻23 ग्राम। किस किस का ठीक था? शेखर समझ में आया? शेखर आप लिखा मत करो, जब मैं पढ़ा रहा हूं ना लिखो मत, जिसको भी समझ में नहीं आया, क्योंकि देखो लिखने का तो बाद में मैं आपको टाइम देता ही हूं, ठीक? और नहीं भी मान लो आप स्पीड कम है, बाद में लिख लेना यार, मेरे से पूछ लेना, बट समझो। आपको समझ में आया भाई महाराष्ट्र? पक्का? नेक्स्ट देखो, इसका आंसर क्या आएगा? सी। पक्का? इसके बाद नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी मोल ऑफ CaCO3 कंटेन्स 2.4 ग्राम ऑक्सीजन। आपको पता है CaCO3 का मास कितना होता है? 40 + 12 + 3 × 16 दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम, एक मोल का मास। मैं एक बात लिख सकता हूं, 48 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन, क्या लिख दूंगा? 100 ग्राम CaCO3, और 1 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 100/48 ग्राम CaCO3। और कितना पूछा उसने? 2.4 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगी? 2.4 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100/48 मल्टीप्लाई बाई 2.4, कितना आया? 5 ग्राम CaCO3। नंबर ऑफ मोल्स बता दो अब CaCO3 के। 5/100 0.05 मोल्स। किस किस का ठीक था? समझा? कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो पता, एक बात बताऊं आपको, अगर कभी कभी आपसे क्वेश्चन सोल्व ना हो, ये मत सोचना कि बाकी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और मेरे सोल्व नहीं हो रहे, क्योंकि देखो नोट्स के होते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन। आप 1 महीने के बाद दोबारा करोगे ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे सोल्व नहीं होंगे जो आज हो रहे हैं। होता है, नोट्स में स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक? तो टेंशन मत लेना किसी से नहीं हो, समझे ना? फिर लिखो भाई इसको, या लिख लिया? लिखो, फिर एक टॉपिक और करेंगे आज। आसान है ना? मस्त है ना? मोल कॉन्सेप्ट। देखो कितने क्वेश्चन कर लिए। अब मोल कॉन्सेप्ट का एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ जाए? पक्का? नेक्स्ट लिखो भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, और साथ में उसमें लिखा है एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मासेस, है ना भाई? ये एनसीईआरटी का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका नया, जो आज घर जाके आपको पढ़ना है एनसीईआरटी से, मेरे से पूछ के जाएंगे। करें स्टार्ट? अच्छा एक बात बताओ, अब जब हम एटॉमिक मास फाइंड आउट करेंगे, एक एटम का मास, वो AMU में डिफाइन करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में डिफाइन करते हैं, ग्राम में डिफाइन नहीं करते, ठीक? क्योंकि बहुत ही कम होता मास, ठीक? तो अब देखो, हमने AMU में डिफाइन करने के लिए हम क्या लिखते हैं? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यही करते हैं, ठीक? तो बात यह है कि यहां पे आप बार बार कार्बन 12 एटम ही ले रहे हैं, आपने अदर एटम क्यों नहीं लिया? हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया? ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया? और कार्बन का ही लिया, तो कार्बन 12 क्यों लिया? 13 क्यों नहीं लिया? 14 क्यों नहीं लिया? ये बात, ये क्वेश्चन है। पहले स्टार्टिंग में पता क्या है, जब सभी एलिमेंट्स के मासेस डिफाइन करने थे ना, तो हाइड्रोजन को लिया गया था स्टैंडर्ड एटम, और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे थे, क्योंकि ये देखा गया सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में चेक कर लो, तो हाइड्रोजन का वैसे भी पूरा एक मास ले लिया, 1 ले लिया, उसके रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे थे। बट दिक्कत क्या है, साइंटिस्ट जब ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, उन्होंने देखा यार हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। हाइड्रोजन को अगर आप एयर में रख दो ना, हाइड्रोजन एटम को, एयर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। हाइड्रोजन एटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के साथ किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, तो उसका मास थोड़ा आएगा वो, तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना उसका मास आएगा ना, तो उसका बार बार एग्जैक्ट मास नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट कर दिया, बोला भाई कोई ऐसा एटम लेके आओ जो जल्दी से रिएक्ट ना करे।
ताकि उसका एग्जैक्ट सही मास आए। अरे आपको प्रिसाइज लेना होगा ना, जो यूनिट आप बना रहे हो सही होनी चाहिए ना आपकी, और पहले यूनिट में ही गड़बड़ हो गई फिर तो सारे मास गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट कर दिया। फिर ऑक्सीजन वगैरह को लिया गया, फिर देखा ऑक्सीजन भी किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। फिर बाद में समझ में आप कार्बन को लेते हैं, ठीक, और कार्बन में भी कार्बन 12 को लिया गया। क्यों लिया गया आप सुनना, लिखो इसमें वाई कार्बन 12 is taken as स्टैंडर्ड एटम। ये है मेरा क्वेश्चन आपसे। देखो भाई, इसका पहला रीजन तो क्या है, सबसे ज्यादा अर्थ पे क्या है, कार्बन ही पाया जाता है। हर जगह कार्बन है, हमारी बॉडी में कार्बन है, पेड़ पौधों में कार्बन है, धरती में कार्बन है, ऊपर कार्बन, नीचे कार्बन, सब जगह कार्बन है, ठीक। तो इजिली अवेलेबल क्या है, इजिली अवेलेबल। और सेकंड, जैसे भाई हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, नॉट वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, ठीक। और थर्ड, अब भाई कम रिएक्टिव है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि रिएक्शन ही नहीं करता। अगर कार्बन रिएक्शन ना करता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना होती, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना होती तो टेंशन भी ना होती, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पूरी लाइफ काम आएगी। आप कभी ना ये पढ़ते हो आप हार्मोन्स वगैरह, स्ट्रक्चर चेक करना, उनके ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होते हैं सारे। आप मोस्टली जितनी भी मेडिसिन बनती है सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, देखना चेक करना, ठीक। थर्ड, ये इनर्ट भी नहीं है, ठीक, रिएक्शन का जब जरूरत होती है देता, रिएक्शन देता, हाँ दे दूंगा भाई, ठीक है। फोर्थ क्या है भाई, अब बात यह आ जाती, कार्बन तो चूज कर लिया, कार्बन में से कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कौन सा चूज किया जाए, कार्बन 12 यूज किया गया है ना। क्यों, बिकॉज इट इज इजिली सेपरेबल फ्रॉम इट्स आइसोटॉप्स, दैट इज कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बन 12 ही पाया जाता है, तो इजीली सेपरेट किया जा सकता है, ठीक। फिर फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको येलो पेन से लिखेंगे क्योंकि असली रीजन तो ये है, ठीक। अब देखो, हम जो स्टैंडर्ड मास ले रहे हैं ना, जिसके कंपैरिजन में मास मेजर करेंगे, जैसे हमने ले रखा 1 kg ले रखा है भाई, हम बोलते हैं 1 kg, 10 kg, 100 kg, 1000 kg, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो एक स्टैंडर्ड मास ऐसा लिया गया ना जिसके दूसरे के मासेस क्या है, होल नंबर में आ जाए। तो एटम में भी ऐसा ही लेना था भाई, ऐसा मास लो जिसमें बाकी एलिमेंट्स के मास क्या है, उसके रिस्पेक्ट में होल नंबर में आ जाए बाकी मासेस, ठीक। और जो लाइटेस्ट एलिमेंट है उसका भी फ्रैक्शन में ना आए, होल नंबर में आ जाए। तो जो कार्बन 12 का एटम लिया गया, ये कार्बन 12 एटम है, तो इसको क्या किया गया, 12 पार्ट में डिवाइड किया गया। ऐसे कितने हो गए भाई, हो गए क्या 12? 1 नहीं हुए क्या, फिर ऐसे कर दो, नहीं हुए तो ये देखो 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, और 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसका जो एक पार्ट है ये वाला 1/12 पार्ट हुआ ना ये, तो ये 1/12 पार्ट जो था इसका मास क्या था, हाइड्रोजन एटम के साथ कंपेरेबल था, जो कि क्या है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, ठीक। तो ये है आपका 1/12 ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक। ये आपका कार्बन 12 था। तो इसका जो मास है ना, ये स्टैंडर्ड मास लिया गया, इसको कहते हैं 1 AMU। यही आपका क्या है, 1 AMU है, ठीक। और यही स्टैंडर्ड मास लिया गया, इसके कंपैरिजन में बोलते हैं आप, जैसे ऑक्सीजन का 16 बोलते हैं ना, तो ऑक्सीजन क्या है, इसका 16 टाइम क्या है, हैवी है इससे। हाइड्रोजन का 1 बोलते हैं ना, इसका मास क्या है, ऑलमोस्ट हाइड्रोजन एटम के इक्विवेलेंट है, ठीक। नाइट्रोजन एटम का 17 कितना बोलते हैं, 14। तो नाइट्रोजन का जो मास है इससे 14 टाइम है। समझे कि नहीं समझे, ये मतलब हुआ। तो यहां पे ये रीजन क्या बना भाई, मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 इज कंपेरेबल टू हाइड्रोजन एटम which is lightest atom, ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं यार?
कोई डाउट है क्या? कर लेंगे? ये लिखा आप लोगों ने, ये लिखना है, लिख लो कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कार्बन 12 ही क्यों यूज किया गया। जैसे बोल देगा भाई, वहां पे आपको बता देगा कार्बन 12 को स्टैंडर्ड एटम लिया जाता है, असर्शन लिख देगा, तो असर्शन तो ठीक हो गया। और रीजन लिख देगा, रीजन क्या लिख देगा? मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 इज कंपेरेबल टू हाइड्रोजन एटम विच इज लाइटेस्ट एटम। ठीक, तो ये इसका रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है उसको। नहीं समझे क्या? कोई डाउट? आसान है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ जाए भाई, पक्का? इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट, अब लिखो एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? AMU। और क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास भी आजकल बोला जाता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल u से। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखो, इसमें 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है भाई, कोई डाउट है क्या? या 1 AMU को ऐसे लिख दो, मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12। ठीक, सही तो ऐसे लिखना चाहिए, मास को आगे लाओ, मास ऑफ 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1/12 ऑफ, अगर आपने लिख लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक ही बात है। ठीक, मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक, अब मास ऑफ 1 कार्बन एटम यानी कार्बन 12 एटम कितना है भाई? 1.992648 इंटू 10 की पावर माइनस कितना था? बताओ कितना था? 23 ग्राम। कैसे आया था ये? हमने कैलकुलेट नहीं किया, स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैलकुलेट किया गया है। ऐसा नहीं कि आपके गांव का बनिया गया था वो तराजू लेके, स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैलकुलेट करते हैं साइंटिस्ट, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, आप क्या लिखोगे? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कितना है? आपके सामने है, लिखो कितना है? 1.992648 इंटू 10 की पावर माइनस 23। तो इसको 1.99 को 12 से डिवाइड करोगे ना, पता कितना आएगा? 12.166 आएगा। ठीक, और 0.166 को मैं लिख सकता हूं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1। तो इसको आप लिखना 1.66056 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ये आप यहां पे लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। यही तो होता है आपका 1 AMU। ये आपका 1 AMU हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई। अरे यार कोई डाउट है क्या? बोलो। येलो में बंद कर दूं, क्योंकि डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। ये देखो, सही पूछ रहे हो जो आप पूछ रहे हो। 1 AMU इज इक्वल टू 1/NA भी होता है, करके देख लो। 1 AMU देखो, 1 AMU अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना 1/NA भी आएगा, दैट इज इक्वल टू 1, ये करके देखो 1.6022 इंटू 10 की पावर 23। तो इसको आप लिखोगे 0.166 ऐसे लिखोगे इंटू 10 की पावर माइनस 23। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1.66 लिख सकता हूं, लिख सकता 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ये भी लिख सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल सही बोला आपने। और एक बात बताऊं, एग्जामिनर पता क्या करेगा? देखो, अब ये लिख दिया, इसको और अच्छे से लिखूं इसी बात को, NA को इधर ले आओ। 1 AMU इज इक्वल टू, देखो 1 AMU आपने क्या लिखा? इक्वल टू 1/NA है ना, इतना ही ग्राम में ऐसे ही लिख रहे हैं ना आप। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU इंटू NA। बताओ भाई, कोई डाउट है क्या? अरे मैं NA को उधर ले गया, इधर 1 ग्राम बच गया यार। और कभी डाउट हो जाए ना, एग्जामिनर पता क्या करता है? ऐसे ऑप्शन देता आजकल। समझे कि नहीं समझे? और मान लो कंफ्यूज हो गए, भूल गए, पता क्या करेंगे? 1 AMU की वैल्यू पता है, NA की वैल्यू पता है, कर लो ना मल्टीप्लाई। 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 को 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करके देखो, 1 ग्राम ही आएगा एग्जैक्ट।
करके देख लो सेटिस्फेक्शन के लिए, नहीं करोगे कर लो। अब नेक्स्ट देखो, अब ऐसे ही फिर फर्दर जब मासेस फाइंड आउट किए गए, एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल जैसे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, पता कितना होता है? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैलकुलेट किया गया 1.6737 आता शायद, या पता नहीं 73 आता ऐसा ही है ना, 1.6773 इंटू 10 की पावर, यही आता है क्या? ऐसा ही आता है, मतलब पॉइंट में देख लेना, बस आप तो कॉन्सेप्ट समझो। अब इसको मेरे को एएमयू में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको अगर इस वैल्यू से डिवाइड कर दूं एएमयू में आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको लिखोगे 1.67 इंटू, अरे यार 73 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 की पावर -24 डिवाइड बाई 1.67 इंटू 10 की पावर। अच्छा, ऐसे भी लिखने की बजाय बल्कि इसको ऐसा लिखो 6056 इंटू 10 की पावर -24, तो 10 की पावर -4 तो कट जाएगा, तो यह आएगा 1.0078 आएगा। एएमयू लिख दो या यूनिफाइड मास लिख दो, और इसको आप लिख सकते हैं 1.008 यूनिफाइड मास या एएमयू लिख दो। उसको 4 मत लिख देना, है ना। देखो मैं थोड़ा स्पेस बना के ना सही से कर ही देता हूं, एएमयू लिख देते हैं। एएमयू, ठीक। तो इसीलिए आप हाइड्रोजन का मास 1 लिखते हैं, ठीक। ऐसे ही अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना ऑक्सीजन एटम का, इसका जो कैलकुलेट करने पे आता है पता कितना आता है? इसका आता है 15.9959 एएमयू। तो इसको हम क्या लिख देते हैं? अप्रोक्स 16 एएमयू। तो ऐसे कैलकुलेट किए गए थे सारे। तो फायदा यह हुआ जब कार्बन 12 एटम को स्टैंडर्ड एटम लिया और उसका 1/12 पार्ट का मास लिया गया, तो उसने क्या किया? सबको लगभग होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया था। समझे कि नहीं समझे? बोलो, कोई डाउट है क्या? कर लेंगे भाई, लिखा ये, लिखो फिर जल्दी से, करें भाई। नेक्स्ट, समझ तो आ रहा ना सबको? बताऊं दोबारा भाई, 1 AMU क्या होता है? 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का मास हमें पता था, 12 से डिवाइड कर दिया, 1 AMU की वैल्यू आ गई 1.67 इंटू 10 की पावर -24। और 1 AMU को आप बोल सकते हैं इक्वल टू 1/Na ग्राम। ये वैल्यू पुट करके देख लो, वही आएगा आंसर। या बोल दो 1 AMU इंटू Na इज इक्वल टू 1 ग्राम। ये भी एग्जामिनर यूज कर सकता है, नहीं कर सकता? ये आ सकता है एग्जाम में, करेक्ट और इनकरेक्ट जब पूछेगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ठीक। और जब याद हो जाए इसको हटा देना, स्टार को हटा देना, पेंसिल के साथ लगा करो, स्टार पेंसिल के साथ लगा करो, ताकि फिर बाद में कम होते जाए। जो याद होता जाए उसको हटाते जाओ। नेक्स्ट लिखो भाई, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, इसमें लिखो इट इज डिफाइंड एज ए नंबर which represent how many times an atom is heavier than 1/12 of कार्बन 12 एटम। समझे ना भाई? एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक एटम कार्बन 12 एटम के 12th पार्ट से कितना ज्यादा भारी है। समझे ना? यही हुआ ना। अरे यानी एटॉमिक मास कितने AMU है? जैसे मान लीजिए हम बोले कार्बन एटम का मास कितना होता है? 12 AMU ना। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये कार्बन 12 के 1/12 एटम से 12 टाइम में हैवियर है। ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU, यानी इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन एटम इज 16 टाइम हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। बस ये एटॉमिक मास की डेफिनेशन है। यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट क्या होती है भाई? AMU, या क्या लिख सकते हैं? और यूनिफाइड मास U। एग्जाम्पल लिखोगे? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखो भाई, देखो इतना बढ़िया लिखवाऊंगा। कितना है? 1 AMU होता है अप्रोक्स। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है?
14 AMU। ठीक, और दिखवाऊं? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम अप्रोक्स 23 AMU। ठीक, समझ गए ना? अब इंपॉर्टेंट पे आ जाओ, ये तो छोटी मोटी बात है। नेक्स्ट लिखो ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम और क्या बोलते हैं? GAM। और इसी को आप लिखते हैं और मास ऑफ 1 ग्राम एटम, मास ऑफ 1 ग्राम एटम। ठीक, इट इज यार इसको ऐसा लिख लो, व्हेन एटॉमिक मास इज डिफाइंड in grams, it is known as ग्राम एटॉमिक मास। यानी जब आप एटॉमिक मास को ग्राम्स में डिफाइन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास या मास ऑफ 1 ग्राम एटम। समझे कि नहीं समझे? बोलो, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है भाई, पक्का? अब देखो, इसको लिखना आप इंपॉर्टेंट, इस पे लगाओ स्टार, क्योंकि ये आपको करना है रिवाइज, यहां पे होगी मिस्टेक। ठीक, इसको बार बार रिवाइज करना जब तक अच्छी तरह याद ना हो जाए। और याद देखो, मैं आसानी से कराऊंगा। जैसे मैं आपसे पूछ लूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 1 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 16 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना होगा? 1 ग्राम ना। और 1 ग्राम क्या होता है? मास ऑफ, ये क्या है? मास ऑफ 1 ग्राम एटम हो गया, जैसा इसने बोला। अरे ग्राम एटॉमिक मास को ही तो मास ऑफ 1 ग्राम एटम कहते हैं। और यही क्या है? मास ऑफ 1 मोल एटम। अरे मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम है कि नहीं है? 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1 ग्राम। अभी आपने पीछे यही तो पढ़ा था। सिमिलरली मान लीजिए मैं बोलता हूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना होगा? 16 ग्राम। तो आप क्या बोलेंगे? ये क्या है? इट इज मास ऑफ 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम, या मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा लिख लो, एक ही बात है। कंफ्यूज मत होना बस आप। समझे कि नहीं समझे? अब मुझे एक बात बताओ, 16 ग्राम क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो यहां से आपने पता क्या सीखा? ग्राम एटम का मतलब क्या है? मोल्स। ग्राम एटम क्या है? मोल। अरे 1 ग्राम एटम का मास 1 मोल एटम के मास के इक्वल है, तो ग्राम एटम बोलो या मोल बोल दो। समझे कि नहीं समझे? तो ये आप लिख सकते हो, ग्राम एटम का मतलब होता है मोल एटम्स। बोलो भाई, जैसे मैं बोल दूं 1 ग्राम एटम, आप समझ जाएंगे कि 1 मोल एटम की बात कर रहा है। आपसे पूछ लिया जाए 2 ग्राम एटम, आप समझ जाएंगे कि 2 मोल एटम की बात कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट देखो, इसके बाद एक पॉइंट और है, यहां पे देखना क्वेश्चन। अच्छा ये लिख लो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तब तक आप लिख सकते हो। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम इन फॉलोइंग। पहला मैंने आपके लिए लिख दिया 10 kg कैल्शियम। दूसरा मैंने आपके लिए लिखा 1000 एटम्स ऑफ कार्बन। आपको ग्राम एटम फाइंड आउट करने हैं। जब भी बोले ना ग्राम एटम फाइंड आउट करने, क्या समझ जाएंगे? मोल्स फाइंड आउट करने हैं। सिंपल। क्या फाइंड आउट करने हैं? मोल्स फाइंड आउट करने हैं। बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? लिखा इतना? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है भाई। जब भी आपको बोला ना ग्राम एटम फाइंड आउट करने, आप उसके मोल एटम फाइंड आउट कर दो। सिंपल। आगे होगा अब तो मास गिवन है यार, कर दो जल्दी से। अब तो चाहे मैं कितने क्वेश्चन दे दूं फिर ऐसे तो। अरे एक टाइप से दोबारा आपको मोल्स ही तो सोल्व करना है, नहीं समझे? और वो आप खूब कर चुके हो। कितने क्वेश्चन कर लो यार आप वैसे। 2 ही एग्जाम्पल काफी है समझने के लिए। लिखा भाई? अब देखो, आप लिखोगे नंबर ऑफ ग्राम एटम। इसका मतलब क्या है यार? आपको मोल्स ही तो फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करोगे? 10 kg को लिखोगे 10,000।
डिवाइड बाई कैल्शियम का मास कितना होता है? 40 होता है भाई। कितना आएगा? कितना आएगा? 250 ग्राम एटम बोल दो, और आप बोल सकते हो 250 मोल्स बोल दो, मोल एटम बोल दो, बात तो एक ही है। अब इसका फाइंड आउट करो, इसमें कितने ग्राम एटम होंगे? बोलो भाई, नंबर ऑफ ग्राम एटम, यानी आप मोल्स फाइंड आउट कर रहे हो। 1000 एटम गिवन है, किससे डिवाइड कर दोगे? एन से। 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हो बेटा? मैं एटम गिवन है, मोल्स फाइंड आउट करने, पार्टिकल गिवन हो, एन से डिवाइड करते हैं। ये हो गया भाई, नोट भी कर लिया सबने? आप कहो तो आगे बढ़ जाऊं? पक्का? डन है? जब भी आपको ग्राम एटम फाइंड आउट करने, सिंपल समझना, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स। यही आज का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। अब लिखो आज का लास्ट कॉन्सेप्ट फिर, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास यानी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अरे एक मॉलिक्यूल का मास, तो ये क्या डिफाइंड करेगा? इट इज डिफाइंड एज द नंबर which represent how many times a molecule is heavier than कितना? AMU, 1 AMU, यानी वो क्या था? 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। यानी मोलिकुलर मास किसे कहते हैं भाई? एक ऐसा नंबर है जो रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा मॉलिक्यूल 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम से कितने ज्यादा हैवियर है। बस यही हो ना। नेक्स्ट देखो फिर, इसके बाद इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट तो इसकी भी वही होगी, AMU और यूनिफाइड मास, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास कितना सा होगा? H2 का एक मॉलिक्यूल है 2 AMU, बहुत कम होगा ना, छोटा मास होगा ना। तो छोटा भाई मास बहुत कम होता है, उसके लिए यूनिट डिफाइन की गई। जैसे आप 1 kg 2 kg करते हैं ना, ग्राम्स में बात करते हैं, तो वो 10 की पावर -24 में होता है। बार बार वो लिखेंगे क्या? उससे बेटर हम AMU लिख देते हैं। ठीक, अब जैसे मास ऑफ, एग्जांपल लिख लो, मास ऑफ 1 H2 मॉलिक्यूल कितना आएगा भाई? बोलो जल्दी से। अरे कितना आ जाएगा? 2 AMU। Similarly, mass of 1 O2 molecule is 32 AMU। कर सकते हैं नहीं कर सकते? ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास, शॉर्ट में बोलूंगा GMM। और क्या बोल सकते हैं? मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ये मत समझना कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब ये कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास, नहीं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है 1 मोल मॉलिक्यूल। समझे कि नहीं समझे? तो क्या लिखेंगे? व्हेन मोलिकुलर मास इज डिफाइंड इन ग्राम्स, इट इज नोन एज, व्हेन मोलिकुलर मास इज डिफाइंड इन ग्राम्स, इट इज नोन एज, बोलो भाई, ग्राम मोलिकुलर मास और मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल। तो पिछली बार की तरह करेंगे फिर से, क्या लिखेंगे? ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? 2 ग्राम आएगा भाई। इसके मोलिकुलर मास को ग्राम्स में डिफाइन करना है बस। या आप इसको क्या बोल सकते हो? यही क्या है? मास ऑफ 1 ग्राम H2 मॉलिक्यूल। और इसी को आप क्या बोलते हैं? इसी को आप क्या बोल सकते हैं? मास ऑफ 1 मोल H2 मॉलिक्यूल्स। या ऐसे ही आपको बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ CO2 बोल दिया मान लीजिए। इस बार आप क्या बोलेंगे? 44 ग्राम होगा, यानी मास ऑफ 1 ग्राम CO2 मॉलिक्यूल। सही? बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? या आप इसको क्या बोल सकते हो? मास ऑफ 1 मोल
CO2 मॉलिक्यूल। यानी आपको क्या समझ में आया भाई यहां से? ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? ग्राम मॉलिक्यूल आपको फाइंड आउट करना पड़ जाए, आप क्या फाइंड आउट करेंगे? मोल फाइंड आउट कर देंगे। मोल मॉलिक्यूल बोल दो या मोल्स बोल दो, ठीक? समझे कि नहीं समझे? तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था बस, ठीक? बोलो भाई। अब इस पे भी क्वेश्चन कर ले जैसे उस पे किया था एक, ताकि आपको घर पे जा करके दिक्कत ना आए। लो करो इसको बॉक्स में बंद। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन फॉलोइंग। ठीक, करें भाई स्टार्ट। जैसे पहला मैंने बोल दिया, देखना भाई एक बार इधर करें। पहला मैंने बोल दिया 2.8 ग्राम N2 और दूसरा मैंने बोल दिया 2.24 लीटर H2 at STP। थर्ड मैंने बोल दिया 100 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। एक टाइप से क्या फाइंड आउट करना है भाई आपको? मोल्स ही तो फाइंड आउट करना है। कर दो फाइंड आउट। कैसे? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू दैट इज Na। 2.8 डिवाइड बाई 28 कितना आया भाई? 0.1 आया कि नहीं आया? सिमिलरली इसमें करो, 2.24 को 22.4 से डिवाइड कर दोगे कितना आएगा? इसका भी 0.1 आ रहा है। CO2 के कितने आएंगे? 100 डिवाइड बाई मॉलिक्यूल्स गिवन है Na से डिवाइड कर दो। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमें एक्चुअल मास और एवरेज मास और पढ़ना है। एक फॉर्मूला मास होता है, वो कल कर ले क्योंकि उसमें भी 10 मिनट लगेगी, है ना? तो आज के लेक्चर में पूरा करना था, बट ठीक है टाइम हो गया और नहीं पढ़ रहे आज के लिए, इतना काफी है। ठीक है ना, टाइम हो गया अपना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, करें रिवीजन। आज आते ही हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, मोस्टली क्वेश्चन आपने कर लिए। जो आपसे नहीं हुए आप घर जाके एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, एक बार सॉल्व करके देख लेना। ठीक, बाकी आपने क्या पढ़ा? एक पॉइंट तो ये पढ़ा था कि स्टैंडर्ड एटम कार्बन 12 को ही क्यों लिया गया, क्योंकि ये एक तो इजीली अवेलेबल है, ये हाइड्रोजन की तरह बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इनर्ट हो, इनर्ट भी नहीं है, मतलब सही है, रिएक्शन करवाने पे रिएक्शन भी देता है और ऐसे फालतू में रिएक्शन भी नहीं करता। इसके अलावा और क्या था? इजीली सेपरेट कर सकते हैं आप इसको आइसोटोप से। और फिफ्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन क्या था भाई? कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट जो होता है वो क्या है? उसका मास कंपेरेबल है हाइड्रोजन एटम के साथ, जो कि क्या है? लाइटेस्ट एटम है। ठीक, और इसका जो 1/12 मास लिया गया, कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट का जो मास लिया गया, तो उसको जब रेफरेंस में लिया गया तो बाकी सभी एलिमेंट्स के अप्रोक्स होल नंबर में मासेज आए। सोचो यार, आपको है ना हर एलिमेंट का मास ऐसे याद करना पड़ता। 9.35, ठीक, 16.84, है ना, 63.79, 58.23। कैसा लगता आपको? अब आपको याद है ना, हाइड्रोजन का इजीली 1 है, हीलियम का हाइड्रोजन एटम का 1 है, हीलियम का 4 होता है। ठीक, लिथियम का कितना है? 7, सोडियम का 23, ठीक, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14। अप्रोक्स होल नंबर आ रहे ना, इसलिए कार्बन 12 एटम को स्टैंडर्ड एटम दिया गया, क्योंकि उसका 1/12 पार्ट जो है सबको ऑलमोस्ट होल नंबर में डिफाइन कर रहा था। फिर इसके बाद हमने पढ़े एटम, अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल में एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक, फिर हमने पढ़ा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है भाई? ये एक ऐसा नंबर है जो ये बता रहा है कि हमारा एटम 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम से कितने टाइम हैवियर है। ठीक, एटॉमिक मास हो गया एक, यानी एक्चुअल में एक एटम का मास है, जिसको किस में डिफाइन करते हैं? AMU में या यूनिफाइड मास में। फिर अगर एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम्स में डिफाइन कर दें, वो क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास या मास ऑफ 1 ग्राम एटम। और उसमें हमने इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी थी भाई? ग्राम एटम का मतलब ही क्या है?
मोल एटम्स। तो जब भी आपसे ग्राम एटम्स पूछा जाए तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। या आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स दिया जाए तो आप समझ जाएंगे कि क्या दे रखे हैं? मोल एटम दे रखे हैं। ठीक, सिमिलरली आपने फिर मोलिकुलर मास किया। मोलिकुलर मास यानी एक मोलिक्यूल का मास, यानी ये एक ऐसा नंबर है जो ये बता रहा है कि हमारा मॉलिक्यूल 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप से, कार्बन 12 एटम से कितने टाइम हैवियर है। इसकी यूनिट एएमयू, ठीक, या यूनिफाइड मास। फिर हमने पढ़ा ग्राम मोलिकुलर मास या मास ऑफ 1 ग्राम एटम। जब हम मोलिकुलर मास को ग्राम्स में डिफाइन करते हैं देन इट इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास और मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ये हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या सीखा? इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी ग्राम मॉलिक्यूल आपको बोल दे आप समझ जाएंगे मोल मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। आपको बोले फाइंड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन फॉलोइंग, तो आप क्या फाइंड आउट कर देंगे? मोल्स फाइंड आउट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। या आपको बोल दे इतने ग्राम मॉलिक्यूल है, उसी टाइम आप समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा है? मोल्स की बात कर रहा है। बोलो कोई डाउट है क्या? कर लेंगे भाई। तो ये आपको करना था, इतना सा आसान है ना, हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए एनसीईआरटी में बता दूं क्या करना है। इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। बस हमने वो नहीं पढ़ा, एवरेज मास नहीं पढ़ा, वो कल पढ़ लेंगे। और एक्चुअल मास कुछ नहीं होता। एक्चुअल मास है ना एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का मास जब ग्राम में बताते हैं तो वो एक्चुअल मास होता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस आपने पढ़ा था ना, पेज नंबर 18 पे। ये शायद नई एनसीईआरटी है, नहीं है ना ये? तो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 16 पेज पे है एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस, ये पढ़ना है। इसमें भी एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास पढ़ लेना, एवरेज एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास, ये कल मैं आपको बताऊंगा। चाहे आज भी मत पढ़ो यार, एक पेज बनेगा, कल ही पढ़ लेना। या पढ़ोगे? पढ़ा ना, फिर ठीक है। इसकी भी डेफिनेशन पढ़ाना, कल पढ़ने में और मजा आएगा। ठीक, एक पेज पढ़ गया ना आपको, बस ये वाला और ये वाला। ठीक है भाई, थैंक यू। एक ही पेज, लगभग 1.5 पेज आज 5 मिनट में पढ़ लोगे। थैंक यू।